नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। इस यूट्यूब चैनल पर में जब हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे और सामान्य हिंदी में अपना टॉपिक चल रहा था वन विचार। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने वन विचार के अंतर्गत वन विचार भाग प्रथम में मैंने स्वरों के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। अब मैं आगे वन विचार भाग 2 में स्वरों का वर्गीकरण के बारे में हम प्रकाश डालते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। भाषा विद्वानों ने स्वरों का वर्गीकरण करते समय अनेक आधार लिए हैं। उन आधारों को हमने जो महत्वपूर्ण आधार हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाते हैं, उन प्रमुख आधारों के आधार पर हम भी स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले स्वरों का जो वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर, या यूं कहूं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा हम पढ़ेंगे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा हम पढ़ेंगे औष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये हम पढ़ेंगे नंबर 3 पर। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। नंबर 3 पे औष्ठ की आकृति के आधार पर। नंबर 4 पे पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 5 पे पढ़ेंगे तालु की स्थिति के आधार पर तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 6 पर। नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये हमारे बिंदु रहेंगे आज के स्वरों का वर्गीकरण में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, तीसरा पढ़ेंगे औष्ठ आकृति के आधार पर, चौथा होगा घोषत्व के आधार पर, पांचवा होगा तालु की स्थिति के आधार पर, और छठा होगा जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए, जो हमारा पहला है मात्रा के आधार पर, इसे उच्चारण के आधार पर भी कहा जाता है। मात्रा के आधार पर विद्वानों ने स्वरों का जो वर्गीकरण किया है वह किया है 3 भागों में। एक, 2 और 3। पहला है एक मात्रिक। मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया है, पहला किया है एक मात्रिक, दूसरा किया है द्विमात्रिक, और तीसरा किया है त्रिमात्रिक। जब किसी स्वर का हम उच्चारण करते हैं उस समय जब कम से कम समय लगता है वह एक मात्रिक स्वर कहलाता है। जब एक मात्रिक स्वर का उच्चारण करते समय जो समय लगता है उससे दुगुना समय लगता है वह द्विमात्रिक कहलाएगा, और
जब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय द्विमात्रिक स्वरों से भी अधिक समय लगता है वह त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। अब देखिए आप, इसी एक मात्रिक स्वर का एक नाम है लघु, द्विमात्रिक का है गुरु। इसी लघु एक मात्रिक स्वर का एक नाम लघु है, द्विमात्रिक स्वर का एक नाम गुरु भी है। इसे छोटा स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर को छोटा स्वर भी कहा जाता है और द्विमात्रिक स्वर को बड़ा स्वर भी कहा जाता है। और इसे एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसी एक मात्रिक स्वर को दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसी एक मात्रिक स्वर जो हमारा द्विमात्रिक स्वर है इसका एक नाम और है, वह है संधि स्वर। जो हमारा एक मात्रिक स्वर है इसका एक नाम और है, वह है मूल स्वर। उच्चारण के आधार पर इन सभी का जो एक लघु, जिसे एक मात्रिक नाम लघु है, द्विमात्रिक का गुरु, एक मात्रिक का छोटा, बड़ा, ह्रस्व, दीर्घ, मूल स्वर, संधि स्वर। जो हमारा त्रिमात्रिक स्वर है वो सबसे अधिक प्रसिद्धि जिस संज्ञा के रूप में पाई है वह है प्लुत स्वर। अब देखिए, जो मात्रा के आधार पर अर्थात जब भी किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है उसमें कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उनको कहते हैं ह्रस्व। और यही ह्रस्व स्वर सबसे अधिक, इन सभी नामों में से सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की तो ह्रस्व स्वर ने। और द्विमात्रिक नामों जो दे रखा है उसमें सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की तो वह है दीर्घ। और जो त्रिमात्रिक, जो मैंने जो नाम दिया त्रिमात्रिक, इसको मैंने सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की तो प्लुत स्वर के नाम से। अब ये तीन नाम से प्रसिद्ध है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब जो हम यहाँ पे जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो मात्रा गिनी जाती है उसमें उसी का आधार पर इसका नाम दिया हमने। जो मूल स्वर है उनकी मात्रा एक गिनी जाती है, उसे यहाँ नाम दिया लघु। और जो द्विमात्रिक है वहां उसका नाम दिया हमने यहाँ पे गुरु। अब इनका सभी का संकेत चिन्ह भी है जो कि काव्य शास्त्र में सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। इसके आधार पर आप देखिए, जो लघु स्वर है उसका संकेत चिन्ह ये, और गुरु का संकेत चिन्ह ये, और हमारा जो प्लुत स्वर है इसका संकेत चिन्ह है ये। अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर का जो संकेत चिन्ह है इसे दो या दो से अधिक बार, आप चाहे तीन बार भी लिख सकते हो। ये जो तीन बार लिख सकते हो ये मात्रा के आधार पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो लघु स्वर है उसका उच्चारण करने में लगा जो समय है उससे अगर 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में, और लघु स्वर के जो उच्चारण करने में जो समय लगता है उसका दुगुना समय लगता है हमारे गुरु स्वर के उच्चारण करने में। अब आप यहाँ देखिए, इन संकेत चिन्हों के साथ में ये इनकी सामान्य परिभाषा हो गई। अब आगे है कि जो हमारे जो स्वर हैं इन स्वर को मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूं, ए, आ, इसके बाद ई, दीर्घ ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे स्वर हैं। इन स्वर में जो मूल स्वर है वह है अपना, एक तो मूल स्वर ए, ई, उ और चौथा है री। यानी मूल स्वरों की संख्या 4 है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। छोटे स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो यह है ए,
इसके बाद ये ई, उ और री, ये जो है चारों अपने मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जबकि द्विमात्रिक स्वर या जो हमारे दीर्घ स्वर है, उन जो शेष बचे हैं वो सभी हमारे कौन से हैं, दीर्घ स्वर हैं। और शेष बचे हुए हैं वो मैं एक बार यहां आपसे लिख रहा हूं, देखिए आ है, ई है, उ है, इसके बाद आई है, ओ है और औ। 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7, और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। ये हमारे इनका वर्गीकरण हो गया है। अब हम देखिए जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां सीधा ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है या नहीं है, ऐसा सामान्यतः प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो देखो पहला, इसके साथ ही अपना जो पहला मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो चुका है। अब आप ये याद रखिए कि जैसे लघु कहो उसे गुरु, ये दोनों आपस में क्या विलोम शब्द है, लघु गुरु, छोटा बड़ा, ह्रस्व दीर्घ, मूल स्वर। अब जैसे ये संधि स्वर है, अब ये 7 जो ये लिखे हुए हैं इनको संधि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए और ए, इन दोनों की जो संधि होती है तो आ बनता है। ऐसे ही हस्वी बनता है। इस वजह से देखिए, ये देखिए आप, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो दीर्घ संधि में जो प्रयोग होने के कारण इन तीनों को हम यहाँ पर दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। ये दीर्घ स्वर इस वजह से भी यहाँ पे भी दीर्घ स्वर में ये आ, ई और उ आ रहे हैं। तो अब इसी के साथ पहला जो अपना टॉपिक था मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये पूरा हो चुका है। दूसरा हम ले रहे हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हमारे जो सामने, आपके सामने ये जो स्वर लिखे हुए हैं, ए, आ, ये स्वर लिखे हुए हैं, इन स्वरों में जब जीभ का हमारा जो भाग सबसे अधिक क्रियाशील रहता है, जीभ का जो भाग सबसे अधिक क्रियाशील रहता है, उसी के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इनको बांटा गया है, 1 2 और 3। अब देखिए ये हमारी जीभ है, ये हमारा मुख है और ये इसमें ये जीभ है। अब जीभ के एक भाग ये वाला, एक ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। अगर ये भाग सबसे अधिक क्रियाशील रहेगा, ये जो जीभ का कौन सा भाग है, पश्चिम भाग, ये है जीभ का पश्चिम भाग, ये है जीभ का मध्य भाग और ये जीभ का है अग्रभाग। अब ये जिस जीभ का ये वाला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग या अग्रभाग सबसे अधिक अगर क्रियाशील है तो उन स्वरों को अग्र स्वर कहा जाता है। जब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सबसे अधिक क्रियाशील रहता है तो उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्चिम भाग सबसे अधिक क्रियाशील रहता है तो उन स्वरों को पश्चिम स्वर में बांटा गया है। अब यहां देखिए नंबर 1 पे है अपना अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्चिम स्वर। अब इनकी परिभाषा में एक बार फिर बोल रहा हूं, अग्र स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग सबसे अधिक क्रियाशील है तो उनको अग्र स्वर कहा जाएगा, और जिन स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सबसे अधिक क्रियाशील रहता है तो वह उन स्वरों को मध्य स्वर कहा जाएगा, और जिन स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का पश्चिम भाग यानी पिछले वाला भाग सबसे
अधिक क्रियाशील रहता है तो उनको पश्य स्वर कहा जाता है। तो ये तो होगी हमारी सामान्य इसमें परिभाषा। अब हम देखते हैं कि इन स्वरों में से कौन कौन से स्वर को किस में रखा गया है। तो देखिए सामान्यतः यहाँ अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर, आपको केवल एक स्वर आपको याद रखना है, वह है मध्य स्वर, वो है ए। ये जो ए है इसमें इनको मध्य स्वर में रखा गया है। बाकी जो है शेष बच्चे में इनको याद कैसे करेंगे, मैं एक आइडिया बता रहा हूं। देखिए ये एक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक, ये क्या लिखा हुआ है एक। अब देखिए याद रखने का एक ही तरीका है, अग्र एक, एक लिखा हुआ है, एक यानी ये एक। अब इसमें ये देख लीजिए, इससे संबंध रखने वाले जितने भी अपने यहाँ पे स्वर है वो सभी हम अग्र स्वर में लिख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, एक तो अपना ई, ये वाला तो है ही है, ये वाला है ही है, और ये तो हो चुके हैं। अब इसके साथ में आप एक और याद रख लीजिए री। ये जो 1 2 3 4 5, ये पांचों ही कहलाएंगे अग्र स्वर, और ए है मध्य स्वर। अब इसके साथ पश्य स्वर में आते हैं। पश्य स्वर याद रखने के ये बाकी शेष बच्चे में वो पश्य स्वर में ही आएंगे। जो बच्चे में एक तो आ, इसके बाद याद रखिए उ, ओ और औ, ये सभी आएंगे अपने पश्य स्वर में। तो अब आपको याद हो गया होगा। फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो सामान्यतः देखने में देखिए, यहां पर हम देखते हैं ये जो लिखी हुई संख्या है वह 3। बस ये याद रखना है, एक ए मध्य स्वर में है, ए मध्य स्वर में, बाकी शेष जो जितने भी स्वर हैं और उनको लिखते समय पहले हम जिसमें 3 लिखते हैं, जैसे कि आ लिखा हुआ है तो पहले 3, फिर ये आ गया, पहले मैंने 3 लिखा, ये फिर मैंने 3 लिखा, ऐसा कर दिया। ये सभी सबसे आगे, सभी का आगे क्या है 3 3 आ रहे हैं, तो जिनका आगे 3 3 आ रहा है उनको पश्य स्वर यानी 3 नंबर पे रखा गया है। बस ये याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और रही बात प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक मध्य स्वर के बारे में ही पूछा जाता है। या सकता है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो पूछे जाएंगे वो समझते ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा आधार रहा है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम ले रहे हैं तीसरा बिंदु, जो हमने लिया था ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमारे 2 आधार कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आधार था मात्रा के आधार पर, दूसरा था जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, और अब हम ले रहे हैं तीसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और हमारे जो ओठ की जो आकृति बनती है उसके आधार पर भाषा विद्वानों ने स्वरों को 2 भागों में बांटा है, 1 और 2। अब ध्यान सुनिए, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और हमारे होठ की आकृति बनती है, उन आकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है उनके भाग है 2। पहला भाग, जब इनका उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारी ओठ की आकृति वृत्त के आकार की होती है, वो वृत्ताकार कहलाएंगे। इसी वृत्ताकार को वृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है, चाहे तो आप इसे गोलाकार स्वर भी कह सकते हैं। यानी उच्चारण करते समय जो मुख का आकार गोलाकार आकार का होता है तो ये गोलाकार हो जाएगा, और इसी के विपरीत जब स्वर का उच्चारण करते समय मुख की आकृति वृत्त की आकृति की नहीं होती है, उनको रखा गया नंबर 2 में। ये हो जाएगा अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या गोलाकार, ये इनके भाग हैं, वृत्ताकार, वृत्तमुखी, गोलाकार। अब देखिए आप, अगर हम संधि विच्छेद करके भी देखें तो
तो भी यहाँ देखिए अ प्लस वृत्त प्लस आकार, अर्थात वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख की आकृति वृत्त के समान न हो उनको कहते हैं अवृत्ताकार। अब यहां देख लीजिए, वृत्त प्लस आकार, वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख ओठ की आकृति वृत्त के अनुरूप हो तो वह कहलाएंगे वृत्ताकार। अब देखते हैं इन स्वरों में से कौन कौन से स्वर वृत्ताकार हैं और कौन कौन से हैं अवृत्ताकार। ये सामान्य काफी इजी है। अगर हम इनका स्वरों को अगर उच्चारण करें, उच्चारण करते समय भी हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से स्वर वृत्ताकार में हैं और कौन कौन से हैं अवृत्ताकार में। तो 4 स्वर जो है वह वृत्ताकार में है और शेष सभी अवृत्ताकार में है। जो 4 जो है वह कौन कौन से हैं, एक तो है उ, दूसरा उ, ओ और औ। ये चारों जो है औष्ठ के आकृति के आधार पर वृत्ताकार में आएंगे। अब जो बचा हुआ है, शेष जो बचे हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार में। अब पहला है इसमें अ, आ, ई, री, ए, आई, ये 1 2 3 4 5 6 7 इनकी संख्या हो गई। वृत्ताकार स्वरों की संख्या है 7 और वृत्ताकार स्वरों की संख्या है 4। एग्जामों में सामान्यतः इस वर्गीकरण से क्वेश्चन नेक के बराबर पूछ जाते हैं। अगला स्वरों का जो वर्गीकरण हमने लिया है वह है घोषत्व के आधार पर। नंबर 4 है घोषत्व के आधार पर। वैसे घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि जितने भी स्वर हैं सभी स्वर सघोष हैं, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर होते हैं सघोष। लेकिन अभी हम क्या सामान्य जानकारी ये घोषत्व है क्या इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। अब व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है घोषत्व के आधार पर। एक तो है अघोष और दूसरा है सघोष। सघोष क्या है, अघोष क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर तंत्रिया है वो कंपन करती है, जब स्वर तंत्रिया कंपन करती है तो वह सघोष है, या जिसे घोष भी कहते हैं। और जब स्वर तंत्रिया कंपन नहीं करती है वह अघोष कहलाता है। यानी जब स्वर तंत्रिया जो है हमारे गले के अंदर, जैसे इस प्रकार झिल्ली रूप में हमारे यहाँ स्वर तंत्रिया रहती है, हमारे गले में कंठ के अंदर यहाँ पर स्वर तंत्रियां पाई जाती है, जो कि प्याज की झिल्ली के समान हल्की सी रहती है। जब हमारे प्राणवायु स्वरों का उच्चारण करते हैं और प्राणवायु अंदर से निकलती है, जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो ये प्राणवायु निकलती है, तो ये जो हमारी ये स्वर तंत्रियां हैं वो सिकुड़ कर गले के जो ये किनारे हैं इनके पास में आ जाती है। पास में आने के कारण हवा निर्बाध रूप से यहाँ से निकल जाती है और ये कंपन नहीं होता है। जब कंपन नहीं होता है तो अघोष और कंपन होता है तो सघोष। जितने भी स्वर हैं उन सभी में जो स्वर तंत्रियां है वो कंपन करती है, अर्थात जितने भी स्वर हैं वो सभी सघोष है। आपको केवल एक बात ही याद रखनी, इसमें सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर सघोष हैं। क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सभी स्वर होते हैं तो सघोष अघोष, तो आपको सघोष वाला याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में इसे पूछ लिया गया है। अब ये तो हो गया अपना चौथा आधार है और 5वां है
तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इन स्वरों को मैं एक बार वापस यहाँ लिख लेता हूं ताकि हमें सुविधा रहेगी। अ, आ, ई, ओ, ओ, री, ए, आई, ओ और औ। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर समझने से पहले हम ये देखते हैं तालु होता क्या है और रहता है कहाँ। अब देखिए, अब सामान्यतः ये देखते हैं, ये हमारा एक मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ, उस चित्र के आधार पर हम इनको समझ सकते हैं। अब देखिए, ये हमारी है जीवा और ये वाला भाग मान लेते हैं ऊपर वाला भाग, ठीक है, और जीभ के ये नीचे वाला भाग हो गया, ये हमारी हो गई जीभ। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे हैं, जहां जहां मैं कुछ चीजें बना रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना है। ये हमारे हैं दंत, और दंत से थोड़ा सा ऊपर ये वाला भाग है, ये कहलाता है, जिसे हम सामान्यतः अपने भाषा में बोलते हैं मसूड़ा, मुर्दा। और मूर्धा से स्टार्ट हो रहा है, और यहां वाला एक भाग रहता है जिसे काकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकल। एक दंत, दूसरा मूर्धा, एक लिया हमने काकल। काकल से लेकर और ये जो वाला भाग है, काकल से लेकर ये वाला जो भाग है यहां तक, ये वाला भाग कहलाता है तालु। अब जब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय तालु की जो स्थिति रहती है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब ध्यान से देखना है, जब ये जीभ, अब इसी चित्र के आधार पर मैं यहां एक चित्र और बना रहा हूं, यहां देखें, ये तालु हो गया और ये होगी हमारी जीभ। अगर जैसे जीभ है, जिन स्वर का उच्चारण करते समय जिस जीभ आ रही है, ये तालु के अग्रभाग को छूती है, तालु के अग्रभाग को छूती है, और ये जो मुख है, तालु को जब अग्रभाग को छूती है और ये मुख है, वो यहां से लगभग बंद हो जाता है। ये होगी नंबर पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, ये जो हमारा तालु है, ये जीभ आ रही है, जिन स्वर का उच्चारण करते समय, और ये वाला जीभ का भाग है, वो लगभग तालु के इस वाले भाग को छू लेता है। ये वाला भाग जो छूता है, यानी पश्चिम भाग को, यह है अग्रभाग। तो ये दूसरी स्थिति बनती है। तीसरी स्थिति क्या बनती है? देखिए, ये हमारा तीसरी स्थिति है, ये हमारा तालु है और ये हमारा जीभ है, ये मध्य भाग को छूती है। जीभ कहां छूती है? मध्य भाग को। जब ये जीभ मध्य भाग को छूती है, तो यहां देखिए, एक स्थिति मुख की ये बन रही है और दूसरी स्थिति ये बन रही है, यानी कि तीन तो स्थितियां यहाँ पे हो गई। नंबर ये इससे दे रहा हूं मैं तीसरी, और ये दे रहा हूं मैं यहाँ पे चौथी स्थिति। अब ये याद रखना है अच्छी तरह से कि जब अगले भाग को, तालु के अगले भाग को जीभ छूती है और लगभग मुख बंद हो जाता है, ये मुख की स्थिति कौन सी है? बंद हो गया। और अब पीछे वाले भाग को जब छुआ, तो ये मुख वाला भाग है, आगे वाला भाग ये खुला हुआ है, तो ये खुली। तालु कारण मुख्य स्थिति कैसी होगी? ये खुली होगी, ये होगी बंद। अब इसे देखिए, ये यहां पे है, तो यहां पर देखने पर हमें पता है यहां पे क्या है, ना तो खुली भी ना बंद, तो ये कहलाएगा अर्ध खुली। और इसके कारण ये वाला हो जाएगा अर्ध बंद, यानी मुख्य आकृति ये बन गई। अब इन्हीं को, अब देखिए, इन्हीं जो बंद है, बंद वाली को बोलते हैं नंबर एक। अब पहले गिन लीजिए कितनी स्थितियां हैं, 1, 2, 3 और
4। तो इसे तालु की स्थिति के, ये तालु की 4 स्थितियां बनती है। इसे आधार पर जो तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है वो है, उसके प्रकार है 4, है ना, अर्थात 4 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये जो चित्र मैंने बनाया ये आपको एक बार समझ में आ गया होगा। तो स्थिति कितनी है, 4 आधार पर होती है। तो चलो मैं इनको एक बार यहाँ पर इनको मिटा देता हूँ और ये कौन कौन से है प्रकार वो देखते हैं। वो 4 स्थिति कौन कौन सी है। पहला 1, 2, 3 और 4। पहले हमारी स्थिति कौन सी है, जब मैंने भी बताया था, जब अग्रभाग जीभ अग्रभाग को तालु को टच करती है तो वहां मुख वाला भाग जो है लगभग बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं संवृत। दूसरा है पीछे वाला, तीसरी जो स्थिति बनी थी वो थी हमारी अर्धसंवृत। जब मुख का भाग खुल जाता है विवृत, और जब मुख आधा खुला रहता है पीछे वाला भाग अर्ध विवृत। ये इसके हमारे स्वरों का तालु की स्थिति का आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला समृत स्वर, दूसरा अर्ध समृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। अब देखिए इस समय मुख कैसा रहता है, खुला रहता है। इस स्थिति में मुख कैसा रहता है, खुला। इस स्थिति में रहता है बंद। इसमें कैसा रहेगा, आधा बंद। चलो इनको रहने देते फिलहाल, अब जब समझेंगे तब मैं बता दूंगा। पहले समृत में बंद, अर्ध समृत में यह स्थिति हमने अभी देखी थी, इसके आधार पर अब आगे देखते हैं इन स्वरों में से कौन कौन से स्वर समृत हैं, कौन कौन से अर्ध समृत हैं, कौन से विवृत है और कौन से अर्ध विवृत हैं। चलो अब देखते हैं इन स्वरों में कौन कौन से हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम जब छोटे बच्चे थे या जब डॉक्टर के पास जाते हैं, या यूं कहूं कि जब छोटी को बहुत सारी हम कविताएं वगैरह पढ़ते हैं, उनमें जब ऐसा कहा जाता है बच्चों के कि मुंह खोल, अब हम सीधा उनसे ये नहीं बोलते मुंह खोल, तो हम क्या कहते हैं, उसे एक स्वर है उसका उच्चारण करने के लिए कहते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई बच्चा है, उसने मुंह में कोई चीज खा लिया, अब हम उसे चेक करना है कि उसने मुंह में क्या खाया हुआ है, तो अब उसे हम कहते हैं कि मुख खोलो, थोड़ा सा बोलता है मुख खोलो, फिर वो समझ नहीं पाता, तो हम एक ऐसे स्वर का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये उच्चारण कर। वो उच्चारण करता है, हमें पता है कि उस उच्चारण करने पर मुख सबसे अधिक खुला रहता है, वह कौन सा है। तो मैं बता देता हूं वो कौन सा है, वो है आ। जैसे ही हम बोलते हैं चल आ कर आ, तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक मुख खुला रहता है, तो सबसे अधिक मुख किसमें रहता है, विवृत में। तो एक ही आपको याद रखना है आ। ये आ किसमें है, आ स्वर क्या है, विवृत स्वर, क्योंकि सबसे अधिक मुख किसमें खुला रहता है, आ में। अब इसके बाद देखते हैं कि अब आ जाइए ए पर। अब यहां देखिए आ किसका दीर्घ रूप है, एक का, ए ये मिलकर बनते हैं आ, ए मिलकर आ बनते हैं। ये अगर विवृत है तो ए क्या रहेगा, अर्ध विवृत। ये दो तो अपना हो गया, आ है विवृत में, अर्ध विवृत में हो गया अ। ठीक है, अब बाकी बचा जैसे ई, ये इसमें आ जाएगा ई, उ, री। ये स्थिति अपने हो गई समृत बंद की। अब देखो, अब यहां देखने वाली बात है, ये पूरा है अपना ई उ और री, ये कहलाएंगे हमारे समृत स्वर। आ है विवृत स्वर, कोई दिक्कत है नहीं है। अर्धविवृत स्वर में ए आ गया, दिक्कत है नहीं है। अब बच्चे कौन कौन से हैं, अब बच्चे भी अपने पास में हैं। चलो ए हो गया, आ हो गया, ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए और री भी हो गया। अब बच्चे अपने ये, अब इनका उच्चारण करते समय, अब यहां पर अगर मैं आपको सामान्यतः संधि के आधार पर देखें तो देखो ये होगा अ और ई को जोड़ूं तो क्या बनता है, ये बनता है। ये किसमें था, अर्धविवृत में। ये किसमें था, समृत में। तो ये वाला भाग है।
अब बाकी सबको देखें तो ऐसा ही बन रहा है। तो अब किस में क्या रखें, तो सामान्य और कुछ भी नहीं करना है। अब इनमें से एक को आप उठा के यहां रख दीजिए, तो ये दूसरा वाला यहां आ जाएगा। इसे ओ को उठाकर यहां रख दो और पीछे वाले को यहां रख दो। तो ये हमारा विभाजन हो गया। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, विवृत में यानी सबसे अधिक मुख खुला किसमें रहता है, आ में, ये आ गया। आ का आधा रहता है, अर्थ विवृत में आ जाएगा अ। इसी प्रकार हमने ये सभी का विवरण यहाँ पे किया है और मैं सोचता हूँ कि आपको याद हो गया। काफी इजी है, ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्यतः समझना है, केवल इनका नाम आपको याद रखना है। समवृत्त में मुख की जो स्थिति रहती है वो लगभग बंद के समान रहती है, और जबकि विवृत में मुख उच्चारण करते समय मुख खुला रहता है। बस ये अगर आपको बात याद रह गई और विवृत में सबसे आ आता है, ऐसे आप बात याद कर लोगे तो मेरे हिसाब से ये जो हमने विवरण जो किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये रही तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये रहे अपने नंबर 5। अब बढ़ते हैं नंबर 6 पर। कभी कभी एग्जाम में वैसे बहुत ही कम वर्गीकरण देखने को मिलता है, वह है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये नंबर 6 पर। जाति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है उसमें विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है इनको। काफी इजी है। पहला तो हो गया सजातीय, और दूसरा है विजातीय। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर है वो एक ही जाति के स्वर को, यानी समान जाति का स्वर, और जो समान जाति का स्वर नहीं अर्थात असमान जाति का स्वर, जो असमान जाति का स्वर है उनको बोलते हैं विजातीय, और समान जाति का स्वर है उनको सजातीय। अब इनमें से कौन सा रहेगा, इसमें तो ये याद रखना है कि एक का एक ही समान में आएगा, बाकी उसमें विजातीय में आएगा। जैसे देखिए ए, अब देखना यहाँ पे ए, अगर मैं आपसे पूछूं एक का समान जाति का स्वर कौन सा है तो वो हो जाएगा आ, और ई का समान जाति का स्वर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ई। ऐसे ही उ का उ, ऐसे ही इसमें चाहे ये ले लो, इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओ का हो जाएगा आओ। ये सभी क्या है, ये इसके समान जाति के हैं, ये आपस में समान जाति के हैं, ये आपस में समान जाति के हैं, ये आपस में समान जाति के हैं। तो ये आपस में समान जातीय सजातीय स्वर कहलाएंगे और विजातीय। अब एग्जाम में प्रश्न इसके कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। सामान्य दिया आता है निम्न में से कौन से विजातीय स्वर हैं, तो ये जोड़ा बना होगा। जैसे हो सकता है कि पहले ये कौन से विजातीय स्वर है या समान जाति के स्वर नहीं है। तो अब देखो एक तो ये आ जाएगा, जैसे एक आ जाता है ये वाला, एक वाला ये आ जाता है आपका, और एक आ जाएगा जैसे, तो इसमें देखो ये समान जाति के हैं, ये भी समान जाति का है, ये भी समान जाति का, लेकिन ये दोनों असमान जाति के हैं, ये विजातीय स्वर हो जाएगा। ये अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, विजातीय स्वर। बस ऐसे ही सामान्यतः इसमें विजातीय स्वर में पूछे जाते हैं। तो सामान्यतः ये स्वरों का वर्गीकरण यहाँ हमारा पूरा होता है, और इसमें केवल एक वर्गीकरण और बच गया था। चलो एक और वर्गीकरण है, उसे भी पढ़ लेते हैं। नंबर 7 पे है, वह है अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो अब देखिए इसमें इस विद्वानों ने इसे भी 2 भागों में बांटा है, पहला और दूसरा। पहला तो दिया है अनुनासिक स्वर, और दूसरा नाम दिया उन्होंने निर्नुनासिक।
जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं और स्वर का उच्चारण करते समय जब मुख से जब प्राणवायु निकलती है, अगर प्राणवायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो उनको बोलते हैं अनुनासिक स्वर। और जिनके उच्चारण करते समय केवल प्राणवायु मुख से ही निकलती है, वह निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। और इसमें बाकी ये देख लीजिए, ये जितने भी आपके यहाँ स्वर लिखे हैं वो सभी स्वर आएंगे निर्नुनासिक स्वर में। अब तो अनुनासिक स्वर में कौन से हैं? और कुछ भी नहीं है, सामने समझना है। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक बार, ये है अपना चंद्र बिंदु, ये है चंद्र, पिछली कक्षा में पढ़ा था, ये क्या है? चंद्र बिंदु। आप अगर हम किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो सभी स्वर अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। जैसे कि अ लिखा हुआ है, एक के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा लिया, आ लिखा, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा लिया, ई लिखा, ई के ऊपर चंद्र बिंदु लगा लिया, ई लिखा। याद रखना यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं, केवल बिंदु आएगा। ये जितने भी हैं वो सभी आपके अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। और बाकी जो ऊपर जो लिखे हुए सभी हैं सामान्यतः जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लिखा हुआ है वो निर्नुनासिक स्वर में आते हैं। तो ये भी फिलहाल प्रतियोगी परीक्षा में सामान्यतः इसे नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार परिभाषा के आधार पर जरूर पूछ लिया गया है। तो ये तो अपने जितने भी स्वरों का वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने क्या क्या पढ़ा उनको एक बार देख लेते हैं वापस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर के बारे में जो मूल स्वर है वो है ये, शेष बचे हुए दीर्घ स्वर हो चुके हैं। लेकिन प्लुत स्वर में कौन कौन से आते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यानी प्लुत स्वर कौन कौन से हैं? देखो प्लुत स्वर में ये है कि जब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर में आते हैं। अब ये प्लुत स्वर कौन कौन से होंगे देखिए, एक अब मैं यहां पर एक संकेत चिन्ह बना रहा हूं, ये वाला, ये ओम, इनको बोलते हैं ओम। अब इसका उच्चारण कैसे होगा? ये, या अर्थात ये जो ओ है इसे हम कितनी बार बोलेंगे? जिसे 1 2 3 बार, या अर्थात यह 3 गुना बार बोला जा रहा है, यानी कि उच्चारण करते समय 3 गुना बार बोला जा रहा है। हम ये बोल सकते हैं दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, वो कहलाएगा ओम। ये दीर्घ स्वर से अधिक समय लग रहा है, तो ये हो गया। या फिर हम जब किसी को आवाज लगाते हैं, याद रखना एक तो ये है ही है, इसके साथ में अगर हम किसी को आवाज लगाते हैं, जब किसी व्यक्ति को आवाज लगाई जाती है तब वह जो स्वर है उसे दीर्घ स्वर से अधिक समय तक बोलते हैं, तो वह स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर बन जाता है। देखो कैसे बनता है ये। अगर हम कुछ ह्रस्व स्वर भी हैं उनको भी बोलते हैं तो दीर्घ में बन जाता है। देखिए अब जैसे माना कि एक लड़के का नाम है राम, अब इसे हम अगर आवाज लगाते हैं तो उसे हम बोलेंगे रा को उच्चारण करते समय अधिक समय देंगे, तो ये राम ऐसे होते ही। जो ये आ है, ये आ हमारा यहां इस समय जो स्वर है वो प्लुत स्वर हो गया है, ये प्लुत स्वर है। या फिर देखो एक तो आवाज लगाते समय भी होता है, और एक अभी मैं बताया था ओम में है ही है। और एक बात याद रखने, अगर कोई गायक गीत गा रहा है तो लय राग के साथ जब लय लेता है तो उससे स्वर को लंबे समय तक उच्चारण करता है, तो उस समय भी ये प्लुत स्वर में आते हैं। तो ये प्लुत स्वर के कुछ उदाहरण हैं। सामान्यतः इनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, लेकिन सामान्य जानकारी थी हमने दे दी। अब देखो पहला हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर, दूसरा पढ़ा था जीभ के उच्चारण के आधार पर। ऐसे करते करते हमने सभी जितने भी थे लगभग सभी स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तो ये रही हमारी आज की कक्षा, और मैं सोचता हूं कि ये कक्षा आपको काफी लाभ पहुंचाएगी। और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप इस मेरी कक्षा को देखकर, मैं ये सोचता हूं कि जितने भी स्वरों का वर्गीकरण या इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप अवश्य दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।